सभी का स्वागत है। आने वाले दिनों में मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, द हिंदू और दैनिक जागरण राजस्थान के लिए जो राजस्थान में सूजत समाचार है, तो वहां से जितने भी करंट की बातें होगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यदि आप तैयारी कर भी रहे हैं तो आप एक अखबार, दो अखबार पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको 20-25 मिनट में 4 अखबारों का सार और सुजस समाचार, उसका सार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और आने वाले क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे। तो बस एक बार अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना ही करना है और बाद में अच्छे आप कमेंट करिएगा ताकि हौसला बढ़ता रहे, हम आते रहें। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं। आज की हेडलाइन है, सफर के रोमांच के लिए पूरी दुनिया के लिए तैयार दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज। कभी दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज होता था टाइटैनिक, आप सब जानते हैं, और टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा, टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा क्रूज तैयार हुआ है। इंटरनल वॉल्यूम मामले में टाइटैनिक से ये 5 गुना बड़ा है। 7,960 यात्री एक साथ इसमें यात्रा कर सकते हैं। 3 फुटबॉल के मैदान की जितनी लंबाई होती है उतना बड़ा है। एक फुटबॉल का मैदान भी बहुत बड़ा होता है, 3 फुटबॉल के मैदान हो उतना बड़ा। और 1198 फुट लंबाई है इसकी और 2,50,800 टन वजनी है। पर्सन क्या बनेगा? पर्सन ये बनेगा कि कभी दुनिया का बड़ा होता था टाइटैनिक, तो अब जो वर्तमान में क्रूज शुरू हुआ है, शुरू कब हो रहा है? 27 जनवरी को हो रहा है। तो ये अपनी पहली यात्रा 27 जनवरी से शुरू कर रहा है। अब जो 27 जनवरी से शुरू हो रहा है, ये टाइटैनिक से कितना गुना बड़ा है? तो आप कहोगे 5 गुना बड़ा है। कल को ये पूछ ले कि इसकी लंबाई चौड़ाई, देखो वैसे तो नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है। तो अपने को थोड़ा सा आज पड़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि 2,50,800 टन वजनी था। आपने पढ़ लिया तो आपको ये भी पता है 7,000 समथिंग यात्रा कर सकते हैं व्यक्ति। इसकी टिकट कितने की है ये देखिए, $1,800। टिकट की कीमतें प्रति व्यक्ति $1,800 होगी। तो कभी कभी क्या होता है कि दिनमान की बात है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हमने कभी इंटरेस्ट के लिए तैयार किया होता है कोई टॉपिक, तो हमें वैसे ही याद होता है कि इसका इतना वजन है, इतने रुपए की टिकट है और इतने यात्री, 7,960 यात्री इसके अंदर यात्रा कर सकते हैं। तो ये तैयार कहां पर हुआ है? फिनलैंड में तैयार हुआ है। तो याद रखिएगा, फिनलैंड में तैयार हुआ है ये। कल भी करंट के अंदर एक बात बताई थी मैंने फिनलैंड के ऊपर, किसी को याद है तो कमेंट करो। पहल मस्क की कंपनी, एलन मस्क की कंपनी से होगा G-20 का प्रक्षेपण। साफ साफ लिखा हुआ है कि अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत गठित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL हाई थ्रोप्ट उपग्रह G-20 का प्रक्षेपण एलन मस्क, पहली बात तो आपको याद रखना है, प्रक्षेपण हुआ किसका? तो G-20 का। दूसरा, किसकी कंपनी? एलन मस्क की। और तीसरी बात यह कि उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। कंपनी का नाम क्या है? स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स से क्या कर रहे हैं ये? G-20 को फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से अमेरिका के फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अब G-20 याद रखना है, आपको यह भी याद रखना है कि फाल्कन 9 रॉकेट है जिसकी मदद से जाएगा और ये अमेरिका के फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। 2024 की आखिरी तिमाही में ये लॉन्च होगा। अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप के अंदर जो संचार सेवा है वो प्रदान करेगा। ये कहां पर? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर। उसके अलावा इससे पहले इसरो अपने भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस की सेवाएं लेता था। अब देखो क्वेश्चन बिखर गए, अब इनको जोड़ना है। पहले जो रॉकेट जा रहे थे उसमें भारत किसकी हेल्प लेता था? फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस। पहली बार भारत ने किसकी मदद ली? तो अपने कहेंगे एलन मस्क की कंपनी की। फिर वो पूछेगा कि एलन मस्क की कंपनी का नाम बताओ, तो स्पेस एक्स हो जाएगा।
फिर वो पूछेगा कि ये बताओ कहां से, तो G-20 को फाल्कन 9 रॉकेट का नाम है फाल्कन 9, और उसकी मदद से अमेरिका के फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में भेजा गया है। बस भेजा जाएगा, ये इतना याद रखिएगा। राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है। कोई करंट का क्वेश्चन नहीं है रे, आपको पहले बता देता हूं, ठीक है, लेकिन समझने वाली बात है कि राम जी का राज तिलक होना था और राम जी को सीधा वनवास मिला, लेकिन राम जी ने एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं, जैसी आज्ञा। इधर राज तिलक होना था मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, स्वीकार किया। उसी तरीके से मैं आपसे कहता हूं कि कई बार बहुत शानदार तैयारी होती है और हमें यह क्लियर होता है कि मेरा तो आरएस में टॉप पोजीशन पर आएगा, लेकिन कभी कभी प्री भी पास नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, स्वीकार करो, स्वीकार करो, कहां कमी रह गई उसके ऊपर सुधार करो और दोबारा से प्रयास करो, 100% रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो किसी भी एग्जाम में अगर कहीं कोई असफल हो जाए तो ये नहीं है कि उसको कभी सफलता नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन उसके लिए इंतजार आपको करना पड़ेगा। तो एमपी की बात आए और पूर्व मुख्यमंत्री, अब देखो कि विधानसभा के चुनाव हुए मध्य प्रदेश 2023, 16वीं विधानसभा थी, सीट 230, बीजेपी को 163 मिली, और वहां का सीएम कौन बना है? डॉक्टर मोहन यादव बना है, डॉक्टर मोहन यादव बना है। पहले कौन था? तो पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने अपने बंगले को नाम क्या दिया? मामा का घर, है ना। और तो बने ना बने, क्या पता कल को प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश, या फिर ऐसे पूछे कि एक ऐसे सीएम का नाम बताओ जिसने अपने बंगले को मामा का घर नाम दिया था। बनाने वाला क्वेश्चन बनाना है, कहीं से भी बना सकता है, तो आ सकता है 230, 163, डॉक्टर मोहन यादव, जरूर याद रखिएगा। पीएम मोदी ने मीरा मांझी को भेजा उपहार, और आपको पता है न्योता भी गया है इनके पास राम मंदिर अयोध्या में आने का। अब बात यह है कि ये मीरा मांझी कौन है? तो एक योजना चली थी 1 मई 2016 को बरेली उत्तर प्रदेश से, जिसका नाम था उज्ज्वला, उज्ज्वला योजना, और जिसका मेन उद्देश्य क्या था? निःशुल्क गैस सिलेंडर। कब शुरू हुई? 1 मई 2016, बरेली उत्तर प्रदेश से शुरू हुई। उद्देश्य था निःशुल्क गैस सिलेंडर, और इस योजना की 10 करोड़वीं जो सदस्य बनी है उसका नाम है मीरा मांझी। अब आप कहोगे सर ये मांझी शब्द तो सुना हुआ है, बिल्कुल सुना हुआ है, क्योंकि वो दशरथ मांझी था। ये मीरा मांझी है और वो दशरथ मांझी है। जो दशरथ मांझी था, जिसको माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता था, ये गया बिहार से थे। इन्होंने 22 साल एक पहाड़ को छेनी व हथौड़ी से तोड़ा। इसके लिए सुर्खियों में रहे थे। एक उदाहरण दिया जाता है इनका, तो ये दशरथ मांझी है और ये मीरा मांझी है। मीरा मांझी का संबंध उज्ज्वला योजना से जुड़ा हुआ है। उज्ज्वला की शुरुआत 1 मई 2016 उत्तर प्रदेश बरेली से हुई थी। निःशुल्क गैस सिलेंडर था। राजस्थान में आपने अगर समझा हो तो 1 जनवरी 2024 को राजस्थान में 450 में गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो गया है। 1 जनवरी 2024 तारीख पूछी जा सकती है, कितनी तारीख से राजस्थान में 450 रुपए का गैस सिलेंडर? तो 1 जनवरी, नए साल से, नए साल से। जयशंकर आज से नेपाल यात्रा पर, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। प्रश्न क्या है कि अभी अगर कोई पेपर होता है तो क्वेश्चन आएगा, अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश की यात्रा की? तो अपने को याद रखना है नेपाल। या क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का विदेश मंत्री बताओ, एस जयशंकर, एस जयशंकर है। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। पूछने वाला जब आईएएस जैसा एग्जाम होता है तो वो पूछ लेता है कि अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल और भारत में कौन सी बैठक की अध्यक्षता की थी? तो वो 7वीं बैठक थी। लक्षद्वीप, सिर्फ इतना याद रखना है कि एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जिसको समुद्र पुत्र के उपनाम से भी जाना जाता है,
उसके लिए अभी हाल ही में 1150 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की सौगात दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश 1150 करोड़। या तो हमने कल पढ़ा था लगभग 1100 करोड़ तमिलनाडु तिरुचापल्ली, और या आज हम पढ़ रहे हैं 1150 करोड़। तो 1150 करोड़ की अभी हाल ही में कहां पर, मतलब एक तरफ से पीएम मोदी ने अपनी सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का गवाह बने मुस्लिम बहुल लक्षद्वीप, मुस्लिम बहुल लक्षद्वीप है ये, याद रखिएगा, के लोगों का दिल जीतने के प्रयास के तहत कहा कि यह द्वीप समूह भले ही छोटा है लेकिन इसका दिल बड़ा है, इसलिए इसके दिल बड़ा है, इसलिए मैंने भी अपना दिल बड़ा कर दिया। और कितनी हेल्प कर दी? 1150 करोड़ रुपए की। बस ये याद रख लीजिए। मोदी ने कहा 10 साल में हमारी सरकार ने बॉर्डर और समुद्री छोर के इलाकों को अपनी प्राथमिकता बनाया है। बस अब देखिए, कुछ भी नहीं है वैसे तो, है ना, अखबार के अंदर सुर्खियां आती है और उन्हीं सुर्खियों से कभी कभी अपने लिए क्वेश्चन भी आता है, लेकिन हम सुर्खियों की फीलिंग में रह जाते हैं, बाद में क्वेश्चन आता है उसमें हम बह जाते हैं। तो बस इस सुर्खियों से ही भी मैंने क्वेश्चन ढूंढा। पत्रिका के अंदर आया 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ, कोई बात नहीं है जी। इधर आया कि सर्द हवा ने थामी परवाज। अब देखिए, ये जो शब्द है ना, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। पश्चिमी विक्षोभ, क्वेश्चन राजस्थान में जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि राजस्थान में भूमध्य सागरीय मानसून से होने वाली बरसात को क्या कहते हैं, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली बरसात को क्या कहते हैं, राजस्थान में सर्दियों में होने वाली बरसात को क्या कहते हैं, राजस्थान में दिसंबर जनवरी की बरसात को क्या कहते हैं। तो भाई साहब, इसको केवल और केवल मावठ कहते हैं। एक तो ये सदाबहार पर्सन है, याद रखिएगा, मावठ कहते हैं। फिर वो पूछता है कि मावठ किस फसल के लिए लाभदायक है, रबी के लिए लाभदायक है। रबी की फसलें बताओ तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, इनमें सबसे ज्यादा किसके लिए लाभदायक है? तो गेहूं के लिए लाभदायक है। तो प्रश्न तो बन गया ना, बना लिया हमने, कोई बात नहीं। अब सबने क्या अखबार देखा, सबने फीलिंग ली यहां से, है ना, फीलिंग आई यहां से, पर्सन आया यहां से। यहां लिखा हुआ है आना सागर झील, बस अजमेर की आना सागर झील, और मैंने यहां लिख दिया, यहां से फीलिंग नहीं ली, यहां से पर्सन लिया और यहां रख दिया कि ऐसे अजमेर में ऐसे आना सागर झील है जिसका निर्माण ऐसे अर्णोराज ने करवाया था। एक क्वेश्चन तो बढ़िया बना ही लिया ना। फिर जब सर्दियों की बात हो रही है और इधर ये इसने लिख दिया कि माउंट आबू में पारा हो गया -2 डिग्री, तो मैंने यहां पर एक क्वेश्चन और बना दिया कि राजस्थान में एक नक्की झील है जो माउंट आबू में है, नक्की झील है जो माउंट आबू में है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसका जल सर्दियों में अक्सर जम जाता है। तो नक्की झील का जल सर्दियों में जम जाता है, सबसे ऊंची झील है, याद हो गया। आना सागर, अजमेर, अर्णोराज कंप्लीट हो गया। पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्य सागरीय मानसून, सर्दियों की बरसात, मावठ, और इस बरसात की बूंदों को याद हो रखना एक बात, इस बरसात की बूंदों को, वर्षा की बूंदों को गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, सोने की बूंदे कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। सुरक्षा पर खर्च होंगे 3178 करोड़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी होगा इस्तेमाल। अब इसमें से सार निकाल लिया मैंने। पहला तो ये था कि ये पेरिस ओलंपिक है, और पेरिस ओलंपिक है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा ओलंपिक खेलों का आयोजन। अब इसमें पर्सन क्या बनेगा? देखिए यहां पर अगर हम देखें तो अगर अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पेरिस ओलंपिक है 2024 के, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहते हैं। अब इसमें छल्ले कितने हैं? 1 2 3 4 5। रंग देखो, नीला, काला, हरा, लाल, पीला। पीटीए के पेपर में क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा रंग नहीं है? तो ये 5 रंग है, नीला, काला, पीला, हरा, लाल। तो ये याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 कब से कब तक होंगे? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होंगे, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होंगे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो ओलंपिक होंगे
ध्यान से देखना, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होंगे 2024 के। 2028 के ये जो ओलंपिक होंगे ये लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। 2032 के ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो मैंने आपको 24, 28, 32 का बता दिया। 36 में गुजरात में हो सकता है, एक संभावना जताई जा रही है। हुआ तो ये पहली बार होगा। अब देखो कि वापिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस फ्रांस में 2024, 28 के लॉस एंजल्स के अंदर आ जाएगा अमेरिका, और 32 में पूछेगा तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। पहली बार कहां हुआ था? एथेंस यूनान 1896 में। तो ये मेरे ख्याल में याद हो गया होगा, 5 छल्ले याद हो गए होंगे कब हो रहा है, पहला कहां हुआ था, 24 का, 28 का, फिर 32 का। तो पर्सन है, आज ये सुर्खियां हैं, कल आने वाले दिनों की ये क्वेश्चन है। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हुआ क्या कि जब जब बात आती है कुश्ती महासंघ की, जब जब बात आती है कुश्ती की, तो याद आता है बजरंग पूनिया। तो हुआ क्या कि बजरंग पूनिया चोटिल हुए, तो वो तो इसमें भाग नहीं ले रहे। तो पहली बात तो कि बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। दूसरा, जो जाग्रेब ओपन, ये जो जाग्रेब ओपन कप कह दो या जो भी एक प्रतिस्पर्धा है, इसका संबंध किससे है? कुश्ती से है। और ये कहां हो रहा है? तो ये क्रोएशिया के अंदर होगा। क्रोएशिया के अंदर जाग्रेब ओपन होगा, कुश्ती से जुड़ा हुआ है। इसमें अंतिम पंघाल नहीं गई थी अवार्ड समारोह के कारण। अंतिम पंघाल, देखिए इस बात को समझना, भारतीय कुश्ती महासंघ को नियंत्रित करने वाली तदर्थ समिति ने मंगलवार को क्रोएशिया में होने वाले आगामी जाग्रेब ओपन के लिए 13 सदस्यीय भारतीय कुश्ती टीम का ऐलान कर दिया है। ये जो 13 सदस्य है, अब 13 सदस्य है, तो यहां पर है अमन, यश, दीपक, पुनिया, विक्की, सुमित, ग्रिको रोमन, ज्ञानेंद्र, नीरज, विकास, सुनील कुमार, नरिंदर, नवीन। महिला में है सोनम और राधिका। अब इसके अंदर ये याद रखिएगा कि 10 से 14 जनवरी तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में बजरंग पूनिया अंतिम पंगाल और 3 अन्य हिस्सा नहीं लेंगे। तो मेरा कहने का एक ही था उद्देश्य कि भाई अंतिम पंगाल का संबंध भी किससे है? कुश्ती से है। बजरंग पूनिया का संबंध किससे है? कुश्ती से है। और विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली युवा महिला पहलवान अंतिम पंगाल ने निजी कारणों से इस टूर्नामेंट अंतिम पंगाल को हाल ही में अर्जुन अवार्ड, अब पर्सन देखो ऐसे बनते हैं कि एक तो ये कि इन्होंने अंतिम पंगाल को हाल ही में अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। अंतिम पंगाल नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी में शिरकत करने के कारण अनुपलब्ध थी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अंतिम पंगाल, ऐसे अंतिम ऐसे अर्जुन अवार्ड, ऐसे अंतिम ऐसे अर्जुन। और विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक। अंतिम पंगाल में हर रोज एक खिलाड़ी बताता हूं आपको, 1-2 खिलाड़ी। आप नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हो, तो आपको यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अंतिम पंगाल का संबंध किससे है? अंतिम पंगाल का संबंध कुश्ती से है। बजरंग पूनिया कुश्ती से है। अंतिम पंगाल को अर्जुन अवार्ड से चयनित के लिए नामांकित किया गया है और कांस्य पदक विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने जीता था। कोई खास बात नहीं है। झारखंड में घोटाला हुआ तो कोई खास इतनी बात नहीं है, लेकिन बात इंपॉर्टेंट यह है कि झारखंड की राजधानी तो है रांची, और ये जो अवैध खनन का घोटाला था, प्रश्न आए कि अभी हाल ही में झारखंड घोटाला किस रूप में, तो याद रखिएगा अवैध खनन। जैसे मैंने कल बताया था ना, शेयर मार्केट को लेकर के हुआ था जो हिडनबर्ग, तो ये अवैध खनन को लेकर के घोटाला, और इसके अंदर झारखंड का साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई है। सिर्फ इतना प्रश्न बनेगा कि जो झारखंड में अवैध खनन घोटाला है उसमें किस व्यक्ति का नाम आया है, तो भाई इसके अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम आया है। और साहिबगंज में 1000 का ये घोटाला था, 1000 करोड़ का घोटाला था। साहिबगंज 1000 करोड़ घोटाला, झारखंड का साहिबगंज, और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। ये लीजिए साहब,
भास्कर की यह खबर है कि नामीबिया से आई आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया। कोई बात नहीं है, बात है कि वो आई कहां, कुन्नो। अब ये कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शोपुर में स्थित है। कि कुन्नो, कल को प्रश्न आएगा कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, फिर आप कहोगे सर ऐसे तो कोई भी पूछ लेता है, नहीं पूछता है, कभी सुर्खियां रही है तभी आया है ना। तो वही चीज है कि भाई कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, और यहां पर नामीबिया से आई आशा, तो नामीबिया, आशा, कुन्नो और मध्य प्रदेश याद रख लीजिएगा बस। ये ब्रेल लिपि का जनक कौन है, तो ब्रेल लिपि का जनक लुई ब्रेल। लुई ब्रेल, एक तो ये याद हो गया। आविष्कारक कौन था ब्रेल लिपि का, 1809, लुई ब्रेल। अब ब्रेल लिपि के जनक, तो ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, आज ही के दिन मनाया जाता है, 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया आता है कभी कभी छोटे से एग्जाम में। अब देखो इसको मैंने क्यों लिखा, कभी सांबर झील पशु पक्षियों की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा, फिर उसके बाद आरएएस के जितने पेपर होते थे राजस्थान गवर्नमेंट में, तो उनमें वो क्वेश्चन पूछा ही जाता था। अब यहां पर पक्षी बीमार हुए, इलाज चल रहा है, लेकिन वो बात यह है कि तमिलनाडु तेल रिसाव से एनोर क्रिक क्षेत्र, बस चेन्नई का एनोर क्रिक क्षेत्र है ये, एनोर क्रिक क्षेत्र। कल को पूछे कि पक्षी बीमार हुए तो वो कौन से राज्य में थे, तमिलनाडु का तेल रिसाव के कारण एनोर क्रिक क्षेत्र है, एनोर क्रिक क्षेत्र है। जैसे राजस्थान के अंदर गिद्ध सबसे ज्यादा आज के दिन हाईलाइट है ना, तो वैसे ही एनोर क्रिक क्षेत्र में पक्षी भी हाईलाइट है। कांग्रेस राज्य में शुरू हुआ धौलपुर थर्मल पावर प्लांट। बात यह है कि 330 केवी का ये थर्मल पावर प्लांट है। कितना है, 330। कैसे है, देखिए इसको पहले यहां पे समझना। 21 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी ये, इस लाइन को समझना। पुरानी छावनी स्थित करीब 3 साल से बंद पड़ा, पुरानी छावनी स्थित 3 साल से बंद पड़ा धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर परियोजना। इस लाइन को ही याद रखना है, इंपोर्टेंट तो यही लाइन है कि धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर परियोजना गत 21 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। इसमें पहले 110 मेगावाट की इकाई शुरू की गई, जबकि प्लांट की क्षमता 330 मेगावाट, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 7.92 मेगावाट, 7.92। तो ये याद रखना है अपने को। तो कल को पूछेगा कि ये धौलपुर वाली गैस बिजली तापीय परियोजना है, कौन सी परियोजना है, गैस बिजली तापीय परियोजना है। तो अभी हाल ही में कौन सी परियोजना बंद हुई है, तो धौलपुर गैस तापीय विद्युत परियोजना। इसकी क्षमता कितनी है, 330 किलोवाट केवी का है, बस ये धौलपुर है, बस इतना याद रख लो। 80% मील हुई बंद, कटवाई कनेक्शन। इसके लिए है ये, सोया तेल लगा रहा सरसों तेल उद्योग को चपत। तो मैंने इस लाइन को उठाया कि क्या बन सकता है इससे, तो फिर देखा कि नहीं, इससे तो बना ही पड़ा है, क्योंकि जब सरसों की बात आती है तो सरसों अनुसंधान केंद्र सेंवर भरतपुर में है। एक क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ये है जो एग्जाम में देखा ही जाता है, जैसे भूमध्य मानसून, सागरीय मानसून, वैसे ही सरसों अनुसंधान केंद्र सेंवर भरतपुर याद रखिएगा। अब यहां से इसके डेटा देखिए कि राजस्थान में देश का सर्वाधिक उत्पादन, अब सरसों की दृष्टि से देखिए कि देश में पैदा होने वाली कुल सरसों में राजस्थान अकेले 46.7% का उत्पादन कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो बन गया कि भारत में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन राजस्थान के अंदर है, कितना है, 46.7। फिर मध्य प्रदेश 15 और हरियाणा 10 लगभग। अब इधर आ जाते हैं राजस्थान में, कि राजस्थान में सरसों से संबंधित आए तो अलवर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर आएगा। अगर आपको थोड़ा सा नक्शा याद है तो आपको यह पता है कि भरतपुर संभाग में ही आएगा धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, आता है ना ऐसे। तो अब यहां पे नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, अकेला भरतपुर संभाग ही राज्य के कुल सरसों उत्पादन का करीब 48% पैदा करता है सरसों। यानी भारत में राजस्थान 46 + 2 कर दो 48, भरतपुर संभाग 48,
भारत, राजस्थान भारत में सबसे ज्यादा 46, 2 प्लस कर दो 48 इधर आ जाएगा। और सरसों अनुसंधान केंद्र कहां आएगा? तो सरसों अनुसंधान केंद्र आपको पता है कि भरतपुर में है। सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर के अंदर आ जाएगा। अब ये रहे अपने नए बैच जो शुरुआत हो चुकी है अपने बैचों की। और इधर सेकंड ग्रेड की पुस्तक आज दोपहर से मार्केट में उपलब्ध है। आपका कोई भी भाई बंधु हो, पहले अपनी जो सिलेबस चल रहा था उस सिलेबस को रख लेना, एक एक टॉपिक को मिला लेना। आपको लगे कि खूब सारी मेहनत की हुई है। और एक किताब है जिसमें इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान, कंप्लीट राजस्थान की पॉलिटी, इंडिया की पॉलिटी, सब कुछ इसमें उपलब्ध है। तब जाकर के मार्केट से आप परचेज करना। 50 जिले, 10 संभाग, सब इसमें अपडेट किया हुआ है। तो सेकंड ग्रेड की बुक आज से ही अपनी उपलब्ध है। और ये सभी कोर्स अपने शुरू हो चुके हैं। और ये गुरुकुल है जिसमें वन टाइम पेमेंट करनी है और तब तक पढ़ना है जब तक कि कोई एक भर्ती का पेपर आप पास ना कर दो। और फिजिकल की भी हम तैयारी करवाते हैं साथ में, फिजिकल उसके लिए फ्री रहता है। तो मोस्ट वेलकम रहेगा संकल्प कोचिंग गंगानगर में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो अच्छे अच्छे मैसेज करना। पहली बार चैनल पर आए वो सब्सक्राइब कर लेना, जितने ग्रुप है उनमें शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना और मेरे साथ आ जाना रात्रि 8:30 बजे। राजस्थान जीके को बहुत ही शानदार तरीके से याद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।